जेईई और नीट की परीक्षा आयोजित कराने के समर्थन में 100 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। जेईई मुख्य परीक्षा के लिए 7 लाख से ज्यादा और नीट यूजी के लिए 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड किया प्रवेश पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में 41वीं जीएसटी परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक। राज्यों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर चर्चा की संभावना। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के दिए संकेत। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित। केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित असम के दौरे पर स्थिति का ले रही है जायजा। जम्मू और गुजरात में बारिश के बाद कई जगहों पर यातायात हुआ प्रभावित। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया व्यक्त। अभिनेता सुशांत सिंह मौत मामले में सीबीआई की टीम रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से कर रही है पूछताछ। सुशांत के पिता ने दिवंगत अभिनेता को जहर दिए जाने का शक किया जाहिर। रिया की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से स्वस्थ होने की दर में आई तेजी। रिकवरी दर 76.24% पर पहुंची। विश्व में कोविड के 2 करोड़ 43 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 7 महीनों से चले आ रहे गतिरोध को किया समाप्त। अपने 2 संदिग्ध परमाणु स्थलों के निरीक्षण की दी अनुमति। इससे अमेरिका के दोबारा प्रतिबंध लगाने के बाद तेहरान पर बढ़ते हुए राजनीतिक दबाव में आई कुछ कमी। और कैरेबियन द्वीप पर विनाशकारी तूफान लॉरा का कहर, 24 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग हुए बेघर। टेक्सास और लुइसियाना से लाखों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीबीआई रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है। पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए समन दिया गया है। सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई इस प्रकरण की तह तक जाने के लिए दिवंगत अभिनेता के करीबी रहे लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि शुरू में सुशांत सिंह की मौत को आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन इस मामले में सुशांत सिंह के परिवारजनों ने जो गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद से इस पर गहनता से जांच चल रही है। और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा होने के बाद सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिया लंबे समय से उनके बेटे को जहर दे रही थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच से को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत सिंह राजपूत केस में दिल्ली से 6 अधिकारियों की टीम मुंबई जाएगी। एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी सुशांत को दिए जाने वाली दवाओं की जांच करेंगे। एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा है कि उनकी टीम इस नेटवर्क की जांच करने के लिए अपने मुंबई के सहयोगियों के साथ काम करेगी। एनसीबी पहले ही रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। सुशांत सिंह की मौत के मामले में रिया भी मुख्य आरोपी हैं। हालांकि उनसे अभी तक एनसीबी ने पूछताछ नहीं की है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को नया समन जारी किया है। इस मामले में उनसे पहले ही पूछताछ की गई थी। और इस मामले पर और जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, सीबीआई ने जब से ये जांच अपने हाथ में ली है, इसमें तेजी आई है, रफ्तार आई है और जांच नए सिरे से आगे बढ़ रही है। अब उनके परिजनों से, रिया चक्रवर्ती के परिजनों से पूछताछ शुरू हो गई है और जल्दी कुछ नए तथ्य सामने आ सकते हैं।
बिल्कुल देखिए, जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है अभी अगर ओवरऑल पूरे केस को देखें तो सबसे पहला डेवलपमेंट ये है कि पहले दो एजेंसी इसमें ऑलरेडी, जो केंद्रीय एजेंसी है वो इसमें जांच कर रही थी। जो प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है यानी कि ईडी और सीबीआई पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये इसमें जो है उसने एक मामला दर्ज किया था कल, जिसके आधार पे अब जांच को अलग दिशा दी जाएगी। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से सीबीआई का मामला दर्ज था, सबसे पहले इसमें पुलिस ने दर्ज किया था, बिहार पुलिस का मामला था। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और फिर मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया गया। जो सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी उसमें जो ईडी को कुछ चैट्स मिले थे जो कथित तौर पर डिलीट किए गए थे, वो चैट वापस एक्सेस करके ईडी ने जांच आगे बढ़ाई थी और जब ड्रग का एक कनेक्शन जो है वो सामने आया था, जिसके बाद मामले में अब एनसीबी ने जो है ये भी इन्होंने मामला दर्ज किया और 6 लोगों की टीम जो है वो दिल्ली से मुंबई किसी भी वक्त आ सकती है और मुंबई में ऑलरेडी जो एनसीबी की टीम है उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि इंद्रजीत चक्रवर्ती से जो है वो पूछताछ जो है वो अब होगी ईडी की। पहले भी ईडी हालांकि पूछताछ कर चुके हैं इंद्रजीत से और सौविक से आज भी पूछताछ चल रही है। पहले जो बेसिकली ये सब जो है, जो 6 लोग हैं, रिया है, इंद्रजीत है, साथ में सौविक है, संध्या चक्रवर्ती है, इसके अलावा श्रुति मोदी है, सिमरन मिरांडा है, ये जो 6 लोग ये बेसिकली एक्यूज्ड है सीबीआई के केस में। और अब जो है इंद्रजीत ऐसे पहले होंगे, दूसरे होंगे जिनसे जो है पूछताछ की जाएगी, जो नामजद है, जिनका एफआईआर में नाम है। इससे पहले कई सारे जैसे सिद्धार्थ पिठानी है, ये सब भी लोग थे जिनसे पूछताछ की गई, लेकिन ये सब एक्यूज में नामजद नहीं थे। हालांकि सीबीआई के एफआईआर में दर्ज किया गया है, नामजद नहीं थे। एक डेवलपमेंट में तीसरा आपको ये भी बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने थोड़ी देर पहले अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे ये कहा है कि मुंबई पुलिस जो है उनको सुरक्षा नहीं दे रही है, जबकि उन्होंने वहां पे मुंबई पुलिस से कहा भी है कि उनकी जान को खतरा है। ये बड़ी बात जो है रिया चक्रवर्ती ने कही। अब ये चीजें एजेंसी किस तरीके से लेती है, अब मुंबई पुलिस, क्योंकि उन्होंने मुंबई पुलिस को कंप्लेन किया, एक तरीके से एलिगेशन भी लगाया है, तो मुंबई पुलिस ने अभी तक हालांकि इस पे कोई रिस्पॉन्ड ऑफिशियली किया नहीं है। ये देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन ओवरऑल जो है इस मामले में सीबीआई की जांच, जैसा कि आपने भी कहा कि काफी तेजी से सीबीआई इस मामले में जांच करी और एनसीबी आज किसी भी समय इस मामले में आ जाएगी। एनसीबी के ऑफिसर जिनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उनका मेन फोकस जो है वो पूरे नेटवर्क पे रहेगा कि ये अगर जिस तरीके से सुशांत के पिता के सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि कथित तौर पे जो है ओवर ड्रग करके जो है उसकी हत्या, सुशांत की हत्या जो वो की गई है, तो उनका बेसिकली एनसीबी का फोकस ये रहेगा जी कि जो ड्रग का पूरा नेटवर्क है। योगेश, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पहले जो है ये पूरा मामला आत्महत्या का मानकर उसकी जांच की जा रही थी और अब जो है इसमें जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शक जो जाहिर किया जा रहा था वो मौत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे में जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है या ईडी की जो जांच है, वो जांच भी लगता है कि नए सिरे से फिर से शुरू होगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो एक नया रुख लेता दिख रहा है। देखिए, पूरी जो थ्योरी, जैसा कि कई सारी थ्योरी फ्लोट की गई है इसमें, पहले सुसाइड एंगल जो था वो चूंकि मुंबई पुलिस की तरफ से पहले ही कहा गया था सुसाइड है, वहां से पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी जो है, शक जो है वहां से उठना शुरू हुआ। दूसरा शक तब हुआ जब इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। करीब 40-50 दिन के बाद भी इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। हालांकि जो सीआरपीसी की धारा है उसकी तहत जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे थे, लेकिन एफआईआर नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये मामला काफी जो है वो चर्चा में आया और आखिरकार जो है वो बिहार में एफआईआर हुआ, फिर मामला यहाँ पे आया। इस तरह जांच की दिशा की, जैसे आप लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो बात कर रही हैं, आप लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा डेविएशन अब तक नहीं आया है। हालांकि जब से ईडी मामले में ईडी ने जब से जांच शुरू किया था, सबसे पहले ईडी केंद्रीय एजेंसी ईडी ने सबसे पहले जांच शुरू किया था, जब मामला इधर आया था ईसीआई उन्होंने ही जो है वो दर्ज किया था, तब मामला धीरे धीरे फाइनेंशियल एंगल की तरफ मुड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से मामले में कई सारे ब्रांचेस खुले, मसलन एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक मामला है, कितनी कंपनियां थी, वो कंपनियां क्या शेल कंपनी थी, कंपनी में कौन लोग काम कर रहे थे, किस तरह की कंपनी थी, कितने एम्प्लॉय थे, सैलरी कहां से आती थी, कंपनी का मेन प्रोडक्शन क्या था, मतलब पूरा ओवरऑल। फिर उसके बाद इनकम टैक्स का एंगल आया कि आईटीआर का क्या था, आईटीआर डिटेल मांगा गया। उसके बाद सीबीआई जो है, सीबीआई अभी इन लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी एग्जैक्टली लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। सीबीआई ने वहां पे जो है वो सीन भी क्रिएट किए हैं, वहां पे जो रिक्रिएशन ऑफ सीन होता है, क्राइम सीन, वो भी क्रिएट किए। सीबीआई की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। सीबीआई सारी चीजों को जो है वो ओवरऑल अभी देख रही है और ना ही कोई ऑफिशियली सीबीआई की तरफ से कुछ कहा गया है। जहां तक एनसीबी की बात है, एनसीबी एक नया एंगल हम कह सकते हैं कि एनसीबी एक नया एंगल, जिस तरीके से ईडी एक नया एंगल था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इरेगुलरिटीज का या डिस्क्रिपेंसीज का, उसी तरीके से एनसीबी एक नया एंगल है कि इसमें ड्रग का कितना, ड्रग इश्यूज कितना है, ये इन्वॉल्वमेंट है। तो दो नए एंगल जो है अभी तक निकले। बाकी सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है अभी वो प्रारंभिक पूछताछ में है, इसीलिए अभी उसके बारे में कुछ कहना जो है
मुझे लगता है वो काफी जल्दीबाजी होगी। अभी बिल्कुल, सीबीआई को बिल्कुल। 2-3 दिनों और पूछताछ करनी पड़ेगी, खास करके तब जब सीबीआई सीधा एक्यूज से बात करती है, जिस तरीके से ईडी ने सीधा रिया से बात किया था, रिया से पूछताछ की थी। अभी तक सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से बातचीत नहीं की है, पूछताछ नहीं किया, इसीलिए मुझे लगता है सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या होगी उसमें उसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती के परिवार से पूछताछ चल रही है और रिया से भी लगातार बातचीत की जा रही है। इस बीच वो मीडिया में भी जा रही हैं, अपनी जान पे खतरा बता रही हैं, लेकिन एक नया तथ्य सामने आया था कि सुशांत सिंह के मोबाइल से और कंप्यूटर से जो कुछ डेटा डिलीट हुआ था, उसके बारे में क्या जानकारी है? दो चीजें हैं, एक तो डाटा डिलीट होने की बात है, दूसरी जो अभी ताजी खबर आई है जो कि सूत्रों के हवाले से है, वो ये कि 8 जून को जो है 8 जून को ही रिया उनके यहाँ से वो गई थी। 14 जून को सुशांत ने कथित तौर पे आत्महत्या की और 8 जून को वो लोग गए थे, जिसको जो उस एंगल की जांच पे सीबीआई फिलहाल करेगी क्यों वो गई और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो ये अभी खबर आ रही है कि उसने 8 तारीख को उनके कंप्यूटर के कुछ हार्ड डिस्क को तोड़ा गया था। ये सूचना है, ये खबर नहीं है, ये सूचना है। अब इसकी जांच क्या होगी वो बात की बात है, लेकिन वो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है जो छन के, कि वहां पे जो है वो कुछ हार्ड डिस्क को भी तोड़ा गया था, तो कुछ डाटा डिलीट की बात है। देखिए, एक चीज जो है वो कंफर्म है कि डाटा डिलीट किया गया। वो डाटा जो व्हाट्सएप पे था, वो डाटा जो सोशल मीडिया अकाउंट पे था, उसी डाटा को ईडी ने मतलब एक्सेस करके जो है वो आगे की जांच की और वही मामला भी एनसीबी में पहुंचा। तो कितने डाटा डिलीट किए गए, हार्ड डिस्क कितने तोड़े गए, अगर हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया गया तो क्यों तोड़ा गया, उद्देश्य क्या था, क्या छिपाया जा रहा था, ये सब जो है ये सब जांच का एक अलग अलग बिंदु रहेगा। लेकिन ये चीज तय है कि डाटा जो है वो डिलीट किया गया, और जैसे ही डाटा डिलीट किया गया की बात आती है, अपने आप संदेह पैदा होता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी हैच की गई होगी। और जो पहली थ्योरी, सबसे इनिशियल थ्योरी थी कि वो डिप्रेशन में थे और सुसाइड उन्होंने इसलिए किया, ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी काफी वीक पड़ जाती है अगर आप इन सब चीजों को ब्रॉडली देखें तो। जी बिल्कुल योगेश शीतल, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये बात कि सीबीआई ने जब से जांच अपने हाथ में ली है तो कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं और लग रहा है कि मामला जैसा दिख रहा था वैसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 6 सदस्यों की एक केंद्रीय टीम आज भी असम के दौरे पर है। कल से लगातार ये टीम 7 जिले नौगांव, गोलाघाट, लखीमपुर, ऊपरी असम के माजुली और निचले असम में गोलपारा, बोंगाई गांव और बारपेटा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर है और यहां उच्च अधिकारियों के साथ मुलाकात और चर्चा कर रही है और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का बारीकी से आकलन कर रही है। इस टीम में जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सड़क और यातायात, वित्त और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं। राज्य में आई भीषण बाढ़ के कारण करीब 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 22 मई से 20 अगस्त के बीच लगभग 113 लोगों की मौत हो गई है। और इस विषय पर और बात करने के लिए द्वीना हमारे साथ जुड़ रही हैं असम से। द्वीना, ये केंद्रीय जो टीम है वो कल से असम के दौरे पर है और आज उसका दूसरा दिन है और बहुत सारे विभागों के सदस्य इस टीम में मौजूद हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आ जाता है, किन विषयों पर बातचीत हो सकती है? शाम को एक रिव्यू मीटिंग थी जो डिजास्टर मैनेजमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल के साथ, और आज सुबह ही वो लोग रवाना हुए हैं अलग अलग ज़िले में। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट में वो लोग विजिट करेंगे। सुबह जो 6 है, 6 में से 2 मेंबर्स गए हैं नौगांव और गोलाघाट, 2 मेंबर्स गए हैं लखीमपुर एंड माजुली, और बाकी 2 जो है वो लोअर असम के जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है ग्वालपारा, बरपेटा एंड बोंगाईगांव, वो विजिट कर रहे हैं। अभी फिलहाल लेटेस्ट जो अपडेट है, जो टीम है ग्वालपारा के, वो लोग जो फ्लड अफेक्टेड साइट्स है वहाँ विजिट किए हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं लोगों के साथ बातचीत की है, जायज़ा ली वहाँ का जो स्थिति है, परिस्थिति है और क्या क्या क्षति हुए हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो लखीमपुर और माजुली का जो मेंबर्स जो गए हैं टीम, वो अभी फ़िलहाल ऑन वे टू लखीमपुर है, शाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बीच में नारायणपुर एक जगह है लखीमपुर के जहां बहुत इफेक्ट हुए थे, वहां वो लोग अभी फ़िलहाल रुके हैं और जानकारी लेने के लिए, असेसमेंट करने के लिए। और जो दूसरा टीम है वो भी गोलाघाट अभी तक पहुँचे नहीं है, ऑन वे है। और ये लोग आफ्टर असेसमेंट अलग अलग जगहों का असेस करके कल वापस गुवाहाटी आएंगे और गुवाहाटी आने के बाद यहाँ के जो मुख्य सचिव है असम के, चीफ सेक्रेटरी के साथ एक ब्रीफिंग है
वो ब्रीफिंग के बाद ही वो लोग वापस दिल्ली चले जाएंगे। ऐसे जो CEO है असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटी, उनसे ही पता चला है कि वो लोग कल वापस जाएंगे। बिफोर दैट वो लोग एक मीटिंग करेंगे चीफ सेक्रेटरी के साथ। बिल्कुल, यानी कल तक वो टीम वहां पर मौजूद है। बहुत नुकसान हुआ है आसाम में, बाढ़ से लोगों की जान गई है, उसके अलावा जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति, उसको भी नुकसान पहुंचा है। और दूसरे कोविड की चुनौती ने भी कहीं ना कहीं बाढ़ के लिए जो राहत कार्य हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, उसकी गति धीमी की है। क्या उस पर भी चर्चा होगी, उस चुनौती पर भी चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, क्योंकि बाढ़ हर साल होते हैं असम में ये, लेकिन जो कोविड का सिचुएशन है, इस बार 2 चैलेंजेस स्टेट गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा। एक कोविड, सेकेंडली बाढ़, फ्लड। तो इसीलिए बहुत बारीकी से इन लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशंस को बहुत देखना पड़ा, क्योंकि यहाँ का जो डैमेज के बारे में मैं कहना चाहूँगी, स्टेट गवर्नमेंट ने एक जो अंतरिम रिपोर्ट जो भेजे थे वहाँ पे मेंशन था कि 2300 करोड़ का डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टीज हो या फसल हो, सब कुछ मिला के, या एम्बैंकमेंट्स हो। और कोविड, जहाँ कोविड की बात है तो कोविड के लिए तो एक्स्ट्रा स्पेशल केयर लेना पड़ा, क्योंकि जो इनमेट्स जो राहत शिविर में रुके थे उन लोग के लिए स्पेशल केयर, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स जो है और जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उन लोग के लिए सेपरेट रूम्स भी तैयार किए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जितने भी रिलीफ कैंप्स थे, जितने भी इनमेट्स थे, वहाँ कोई एक जन को भी कोविड डिटेक्ट नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें ही जाहिर होता है कि किस तरह से मतलब केयर लिए गए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटीज जो है वो लोग। और बाकी अगर ओवरऑल सिचुएशन अगर बाढ़ के बारे में अभी कहे तो अभी तो सिर्फ एक जिला बाढ़ से प्रभावित है, वो भी ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो भी खत्म ही हो जाएंगे। और अभी जो बाढ़ की स्थिति है उसमें पूरी तरह इम्प्रूवमेंट है, पूरी तरह सुधार है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुइना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर असम में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है और जो केंद्रीय टीम है वहां पर दौरे पर है। निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आता है, कल तक वो टीम वहां पर मौजूद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश की चेतावनी के बीच बुधवार को शिमला और आसपास के क्षेत्रों में दिन में जोरदार बारिश हुई है। भारी बारिश से प्रदेश के कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। इससे प्रदेश की अधिकतर सड़कें यातायात की आवाजाही के लिए बंद हैं। सबसे ज्यादा सड़कें मंडी जोन में बंद हुई हैं। शिमला और कांगड़ा जोन में यातायात प्रभावित हुआ है। बरसात से विभागों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और हमारे साथ नंदिनी मित्तल जुड़ रही हैं। नंदिनी, कुल्लू में एक घटना हुई थी, बादल फटने की, बड़ा नुकसान वहां पर देखा गया। बिल्कुल रजनी, कल रात जो है भारी बरसात के बीच बादल फटने की घटना आई है। हालांकि कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन बगीचों को, सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है। अगर हम कुल्लू जाने वाले नेशनल हाईवे की बात करें तो पिछले लगभग 15 दिन से वहां पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं और बार बार ये हाईवे रुक रहा है। इसलिए सभी लोगों को ये हिदायत दी गई है कि इस मार्ग का प्रयोग ना करें और वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें, क्योंकि 4 लेनिंग का काम भी जारी है। इसके कारण जगह जगह पत्थर खिसकने की सूचना मिल रही है। हमारा अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो सेब सीज़न भी शुरू हो गया है शिमला व आसपास के इलाकों में, क्योंकि जो है 4 लेनिंग का काम चला हुआ है। बहुत सारी नई बिल्डिंग्स तैयार हुई हैं। इसके कारण जो है पत्थर गिरने की सूचनाएं आ रही हैं। इसलिए सेब को मंडियों तक पहुंचाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर जैसा आपने कहा कि मंडी जो क्षेत्र है, मंडी और कुल्लू का क्षेत्र, वहाँ पर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 4 लेनिंग का काम चल रहा है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और लगातार हमने पिछले कई वर्षों से देखा है कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं। इस बीच पर्यटकों को जो सरकार ने आने की इजाज़त दे दी है, 2 दिन के लिए अगर चाहें तो वो हिमाचल प्रदेश में घूमने आ सकते हैं। इसलिए सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और पर्यटकों को ये लगातार कह रही है कि आप जो है कुल्लू मनाली अगर जाएं तो ध्यान से जाएं। जी बिल्कुल नंदिनी, पर्यटकों के लिए तो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें सावधानी भी बरतनी चाहिए, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं अपने काम धंधे को जा रहे हैं, सड़क और परिवहन मार्ग जैसे बंद हो गए हैं, लेकिन कई पहाड़ी रास्ते होते हैं जिनका इस्तेमाल स्थानीय लोग करते हैं, लेकिन अब वहाँ भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, बारिश से वो रास्ते भी बंद हो गए। तो ऐसे में जो आम लोगों की जो जिंदगी है उस पर बहुत असर पड़ता दिख रहा है।
बिल्कुल क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ लगातार इस तरह के भूस्खलन देखे जाते हैं। गाड़ियों का इस्तेमाल इन दिनों वैसे भी कोरोना महामारी के दौरान कम ही हो रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकले। नेशनल हाईवेज पे प्रशासन लगातार क्योंकि 4 लेनिंग का काम चल रहा है, उपकरण मौजूद हैं, तो कोशिश होती है कि जैसे ही पहाड़ी खिसके उसके बाद कुछ घंटों में उसको साफ कर दिया जाए। तो समस्याएं हैं, लेकिन साथ में सरकार की कोशिश भी जारी है कि जहां जहां सड़क अवरुद्ध हो रही है उसको खोल दिया जाए, जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ख़ास करके क्योंकि जो सेब है, हमारा सेब का कारोबार लगभग 4000 करोड़ रुपए का कारोबार है हिमाचल प्रदेश का, और इस पर पूरे आर्थिकी हिमाचल प्रदेश की निर्भर करती है, तो सरकार की हमेशा से ये प्राथमिकता रहती है कि इस सेब को कहीं ना कहीं मंडी तक पहुंचाने में कोई परेशानी ना हो। नंदिनी, अगर बात करें, आपने कहा कि सड़कों पर जो है उनको खोलने का काम शुरू हो गया है, लेकिन बात करें मजदूरों की, कई मजदूर अपने घर गए हुए हैं। ऐसे में जब सड़कें बंद हो जाती हैं या निर्माण कार्य जो है वो उनको सुचारू रूप से चलाने में क्या कोई दिक्कत पेश आ रही है, या कोविड का कोई असर इन चीज़ों पर पड़ता दिखाई दे रहा है? फिलहाल तो ऐसा कोई असर नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रवासी मजदूर हिमाचल प्रदेश में है नहीं हैं, और जो हैं वो या तो बगीचों में रहते हैं, और वो आम तौर पर नेशनल हाईवे पर जहाँ पर ये समस्याएं आ रही हैं वहाँ ट्रेवल नहीं करते हैं या एक जगह पर होती हैं। दूसरी बात, अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो वो पैदल यात्रा करने में बहुत सक्षम रहते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास ऐसा रहता है। तो कोरोना के चलते मुश्किल कोई नहीं है। सरकार जो है पूरी तत्परता से काम कर रही है। सड़कों को लगातार खोलने का काम जो है चल रहा है, क्योंकि पहले से ही जब बारिश होती है या बर्फबारी आने का सीज़न होता है, पहले ही सरकार तैयार रहती है कि ये समस्याएं आएंगी और इसको इस तरह से जो है वो इससे निपटा जाएगा। यानी SOPs की तरह से जो आपातकालीन स्थिति में किस तरह से काम करना है, ये सरकार पहले से ही तय करके रखती है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कोई ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, संपत्ति का नुकसान हुआ है, सेबों का बह जाना, भूमि का कटाव होना, पत्थरों का आना, ये ज़रूर है। बिल्कुल, भारी बारिश से जनजीवन पर असर तो पड़ा है, और सरकार अपनी तरफ से मुस्तैद है। सड़कों को खोलने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार तीसरे दिन भी बंद है, और जिला रामबन में पंथियाल में भूस्खलन और पत्थरों की शूटिंग के कारण बंद हो गया है। ढलवासा में मंगलवार को भारी वर्षा के कारण भूस्खलन और लगभग 50 मीटर तक डूबने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था। लगातार रात भर हुई बारिश ने आज ताज़ा भूस्खलन और पंथियल, मोमपासी और मैरोक पर पत्थरों की शूटिंग शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस के सूत्रों के अनुसार नाशरी से बनिहाल के बीच अवरुद्ध स्थल के दोनों छोरों पर लगभग 2 दर्जन LMV यात्री वाहन सहित लगभग 300 वाहन यहां पर फंसे हुए हैं। और देश के 100 से ज्यादा शिक्षाविदों ने PM मोदी को नीट और JEE परीक्षा कराए जाने का समर्थन करते हुए पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने 12वीं की परीक्षा पास की है और आगे बढ़ने को वो उत्सुक हैं। सरकार ने नीट और JEE परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दायर याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। पत्र में कहा गया है कि हमारे युवाओं और छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोग इस पर अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पत्र में उम्मीद जताई गई है कि PM मोदी की सक्षम लीडरशिप में केंद्र सरकार सारे सुरक्षा उपायों का ध्यान रखते हुए, छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए सफलतापूर्वक JEE और नीट परीक्षा संपन्न कराएगी और 2020 और 2021 का सत्र शुरू होगा। देश के कोने कोने से तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने मिलकर के प्रधानमंत्री जी को नीट और JEE की परीक्षा के संबंध में एक पत्र लिखा है। हमारा मानना है कि यह परीक्षा अवश्य कराई जानी चाहिए, क्योंकि यह देश की प्रतिभा के साथ जुड़ा हुआ निर्णय है। मेरा यह मानना है कि सभी राज्य सरकारों को सहयोग करना चाहिए और जो भी निर्देश NTA के द्वारा जारी किए गए हैं उसके अनुसार परीक्षा में सहयोग करना चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। कोविड-19 की महामारी के दौरान एनसीसी के करीब 1 लाख कैडेट्स ने राष्ट्र की अभूतपूर्व सेवा की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऐप से एनसीसी कैडेट्स आसानी से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे। ऐप बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारी इससे जानकारियां हमारे कैडेट्स को प्राप्त होंगी। तो इस ऐप की लॉन्चिंग के लिए, इस ऐप को बनाने में जो भूमिका रही है, उसके लिए मैं डीजी एनसीसी और उनकी पूरी टीम और इसके साथ साथ मैं सभी कैडेट्स को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाते हुए स्टार्टअप इंडिया टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जूट में नवाचार के रूप से योगदान दिया गया है। Extend my heartiest congratulations to all the winners of this grand challenge, for you contributed not only to innovative ideas in the jute sector, your contribution is an indication that the spirit of India, the legacy of India is steeped in discovering new opportunities for all. The fact that 3 winners today have been adjudged some of the best ideas and innovation among 61 entries tells me that this is an opportunity and experience that needs to be institutionalized. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के वक्त सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप कृषि की अच्छी फसलें हुई हैं। जब लॉकडाउन था उस समय केंद्र सरकार ने कृषि का क्षेत्र प्रभावित न हो इसलिए कुछ अनुमतियां प्रदान की थी। उन सब अनुमतियों का लाभ उठाते हुए राज्यों में क्रियान्वयन हुआ और हम सब ने देखा बहुत सारी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में बम्पर पैदावार हुई, फसल की कटाई हुई, गत वर्ष की तुलना में अधिक बुवाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संत विनोबा भावे की 125वीं जयंती के अवसर पर हरिजन सेवक संघ द्वारा आयोजित वेबिनार गांधी न्यू एरा विनोबा जी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विनोबा भावे के द्वारा किए गए योगदान को याद किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भूदान आंदोलन के लिए गांधी जी के विचारों के प्रसार की दिशा में विनोबा भावे का कितना अहम योगदान था। Acharya Vinoba Bhave was an ideal disciple of Gandhiji. He was deeply spiritual person as well. He believed that the essence of Indianness is caring attitude and a spirit of sacrifice and service. What we are trying to now build is Sakshat Bharat, Swabhiman Bharat, and Atmanirbhar Bharat that Vinoba ji and Gandhi ji has thought of. और विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। माल्या ने 2017 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी जिसमें माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा न देने और पैसा विदेश में डाइवर्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अवमानना का दोषी पाया था। और देश में सरकार के प्रयासों से कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से रिकवर होने की 76.24% दर हो गई है, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर में लगातार गिरावट भी जारी है, जो 1.83% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 56,013 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिनकी कुल संख्या 25,23,771 हो गई है। वहीं कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में बेहद अहम मानी जाने वाली टेस्टिंग के क्षेत्र में भारत की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 26 अगस्त तक टेस्ट किए गए सैंपल की कुल संख्या 3,85,76,510 है, जिसमें 9,24,998 सैंपल का टेस्ट किया गया है। और मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें मौजूद हैं। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में राज्यों को भुगतान जारी रखने और क्षतिपूर्ति आवश्यकता पर चर्चा केंद्र बिंदु रखा गया है। साथ ही बैठक में सितंबर में होने वाली अगली बैठक के लिए एजेंडा भी तय किए जाने की संभावना है। और इस बैठक पर और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्रा। अजय, 41वीं GST की बैठक हो रही है, राज्यों को मुआवजा देने पर जो है वो बातचीत पर संभावना व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने और काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है इस लिहाज से क्योंकि जो GST से जो राजस्व को नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए सेंट्रल ने कमिटमेंट किया है कि 2022 तक राज्यों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। और एक बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वित्त मंत्री ने ये बार बार कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को कॉम्पनसेट करना चाहती है और उनकी क्षतिपूर्ति करना चाहती है। अब मुश्किल ये है कि जब रेवेन्यू में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोरोना पैंडेमिक से पूरी दुनिया इस वक्त त्रस्त नज़र आ रही है, क्या हल निकाला जाए। इसके लिए GST काउंसिल आज बैठ रही है और ये 11 बजे बैठक शुरू हुई, करीब 3 बजे तक चलने की उम्मीद है। कोशिश ये की जा रही है कि वो विकल्प तलाशे जाएं जिससे कि इस समस्या का समाधान निकल जाए। इसके 2-3 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प ये है कि जो सिन गुड की कैटेगरी होती है जिसमें कि तंबाकू, पान मसाला और जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जाए या फिर कुछ और चीज़ों को सिन गुड्स में शामिल किया जाए। ये पहला ऑप्शन है जो कि बहुत मुश्किल लगता है कि इसके दायरे को और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वैसे ही बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं मुश्किल में है। दूसरा विकल्प ये है कि काउंसिल सेंटर को ये रिक्वेस्ट करे कि वो RBI से बोरो करे या फिर मार्केट से बोरो करे और उसको फिर कॉम्पनसेट करे, उसको बाद में उसकी भरपाई करे और उधार लेने के बाद राज्यों को कॉम्पनसेट करे। तीसरा विकल्प ये हो सकता है रजनी कि जो काउंसिल है वो रिकमेंड करे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप जा करके बोरो कर लीजिए और अगर बाद में जो कंपनसेशन किटी अगले सालों में जो कंपनसेशन सेस इकट्ठा होगा उससे आपका ये जो उधारी है उसको चुका दिया जाएगा। तो उधार कौन लेगा, सेंटर लेगी या स्टेट लेगी, इस मैकेनिज्म पे बात हो रही है। और जो 5 साल का दायरा है कि आपको 5 साल तक के नुकसान के लिए भरपाई हो जाएगी, हो सकता है अगर ये केंद्र ऑफर करे कि हम इस सीमा को बढ़ा सकते हैं, 5 से 8 साल तक का समय आपको दे सकते हैं, तो हो सकता है राज्य सरकार भी मान जाएं और उधार लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये जो फार्मूला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर महीने करीब 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए का घाटा राज्यों को हो रहा है और कंपनसेशन किटी में केवल 8,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। तो ये जो 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए का घाटा है या जो गैप है उसको किस तरह से भरा जाए उसी पर मंथन इस वक्त। बिल्कुल अजय, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि कोविड-19 के कारण GST जो कर संग्रह है उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ा है और केंद्र सरकार के पास विकल्पों की निश्चित तौर पर कमी है। हालांकि सरकार का पूरा जो दायित्व है और जो पूरी नज़र उस पर है कि उद्योगों को और अर्थ जगत से जुड़े लोगों को
को किसी भी तरीके के नुकसान का सामना ना करना पड़े। ऐसे में इसे देखते हुए किस तरीके के आपने विकल्पों की यहाँ पर बात की, लेकिन किस तरीके से चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकल्प सरकार के सामने भी मौजूद नहीं है। तो ये जो काउंसिल है वो बहुत ही एक जिम्मेदार काउंसिल है और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों इस बात को समझते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल का वक्त है जब इकोनॉमिक स्लोडाउन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 33 लाख से ज़्यादा देश में केसेस हैं, 60,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो लाखों की संख्या है जब लोगों की मौतें हुई हैं और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो इस वक्त मुश्किल में हैं। तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकारों की ये मुश्किलें हैं कि उनको कई सारे राज्यों को अपने कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो रहा है। तो पैसे की तो ज़रूरत है और पैसा है, पैसा मार्केट में है, पैसा आरबीआई के पास है, कंसोलिडेटेड फंड में है, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड से इसको भरपाई नहीं की जा सकती, इसको पार्लियामेंट को बता दिया गया है। दूसरा ये विकल्प होता है कि आरबीआई से बोरो किया जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे या फिर सेंटर करे, और बाद में जब अगले सालों में या दूसरे तीसरे साल में जो कंपनसेशन सेट इकट्ठा होगा तो उसकी भरपाई कोई भी जो भी उधार लेता है कर दे। अब आगे जाते हुए ये देखना होगा कि किस तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ का फार्मूला अपनाया जाता है। और ऑब्वियसली फेडरल जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसके तहत राज्य और केंद्र दोनों मिल करके इसका ज़रूर कोई हल निकालेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मुद्दा हुआ नहीं है जिसमें जीएसटी काउंसिल एक मत न हुई हो। मंथन जारी है, उम्मीद है कि 3 बजे तक कोई ना कोई सोल्यूशन हमें ज़रूर दिखाई देगा। अजय, इस कोविड संक्रमण के पूरे ही दौरान देखा गया जो लघु उद्योग हैं उन पर जो मार पड़ी है वो सबसे ज़्यादा पड़ी है, और कोविड संक्रमण का ये दौर है अगले कुछ महीनों तक, इस साल के अंत तक रहने वाला है। वैक्सीन अभी आई नहीं है, उसका असर भी दिख रहा है उद्योग जगत पर। ऐसे में अब धीरे धीरे जो है रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है अर्थ जगत को। ऐसे में आज की जो बैठक है उसमें अगर जो भी फैसला निकल कर आता है, कहीं ना कहीं अगर कोई भी खबर जो छोटे उद्योगों को राहत देने वाली होगी उसका असर पूरे ही उद्योग जगत पर पड़ता दिखाई देगा। देखिए, आज अगर कॉम्पनसेशन पे कोई फैसला आता है तो ऑब्वियसली ये राज्यों के लिए बहुत अच्छी खबर है और एक फील गुड फैक्टर राज्यों के अंदर भी आएगा। एक भरोसा मिलेगा कि कोई भी मुश्किल है तो केंद्र सरकार उनके साथ है। जो दूसरे एजेंडे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि किसी खास सेक्टर को राहत दी जा सकती है, नहीं इसमें ऑटोमोबाइल या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, वो आगे जाते हुए जो एजेंडा है, वो जो अगली मीटिंग है 19 सितंबर की, उसमें जो फुल मीटिंग होगी, पूर्ण बैठक होगी इस बैठक परिषद की, तो फिर हो सकता है कि ये सारे एजेंडा पर मंथन हो। क्या कुछ एजेंडा अगली मीटिंग का रहेगा उस पर भी ज़रूर चर्चा होगी, लेकिन आज केवल एक ही मुद्दा है कि जो राज्यों को मुश्किलें आ रही हैं, सेंटर बोल रहा है कि हम कमिटेड हैं आपको क्षतिपूर्ति करने के लिए, उसका रास्ता क्या हो, उस रास्ते को निकालने के लिए काउंसिल आज कुछ रिकमेंडेशंस जरूर कर सकता है। तो 41वीं जीएसटी परिषद की आज बैठक है, का कुछ उसमें निकलकर सामने आएगा उस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ऋण समाधान ढांचे से कोविड-19 संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे कर्जदारों को टिकाऊ राहत मिलने की उम्मीद है। महामारी की रोकथाम के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, साथ ही वित्तीय क्षेत्र को सामान्य स्थिति में लौटना चाहिए। आरबीआई गवर्नर दास ने साफ किया है कि किसी भी तरह से ये नहीं मानना चाहिए कि आरबीआई उपायों को जल्द हटा लेगा। Post containment of COVID, a very careful trajectory needs to be followed for orderly unwinding of the various counter-cyclical measures taken by the RBI. The RBI has taken or is taking a long-term view of things and not just thinking about tomorrow. We do think about today, we do think about tomorrow, we do think about day after. We also think about 1 year ahead or 2 year ahead, what next. और इस विषय पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारे संवाददाता श्यामा। आरबीआई ने साफ किया है कि अर्थव्यवस्था को अगर मजबूती से आगे बढ़ाना है तो बहुत ही बारीक चीज़ों पर ध्यान देना होगा और लॉन्ग टर्म गोल्स की बात कर रहे हैं आरबीआई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा जब से ये सिचुएशन सामने आई हुई है, जब से ये समस्या कोविड-19 की हमारे सामने आई है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हमेशा सामने आए हैं और कई सारे उन्होंने मेजर्स लिए, कई सारे अनाउंसमेंट्स किए ताकि लोगों को ये बराबर उम्मीद रहे या ये बराबर इंफॉर्मेशन रहे कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। आज का भी जो उन्होंने एक निजी पब्लिकेशन के जो समारोह है उसमें वर्चुअली सहभाग किया और उसमें काफ़ी सारी बातें साफ की।
क्योंकि ये जो समारोह था वो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ था। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बैंकिंग से रिलेटेड की, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि अभी के समय में बैंकिंग सिस्टम जो है, भारतीय बैंकिंग सिस्टम, वो साउंड और स्टेबल है। खतरे की कोई बात नहीं है, डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। साथ ही जिस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म की जो बात की, सवाल की, वहां पर अभी ये सबसे बड़ी बात सबके सामने ये आई है कि मॉरेटोरियम नहीं मिल रहा है, मॉरेटोरियम देना चाहिए। इसीलिए गवर्नर ने ये बात एक सामने की कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की जो बात की है वो बैंक्स के ऊपर में भी है कि किस तरीके से वो जो छोटे लोन्स हैं या जो पर्सनल लोन्स हैं उसके ऊपर में भी काम करें और उसके लिए भी एक सोल्यूशन निकालें। और जो अभी अब उन्होंने मेजर्स लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, वो अभी फिलहाल नहीं निकाले जाएंगे या कोविड खत्म होने के बाद में भी तुरंत नहीं निकाला जाएगा। उसका एक सोच समझ के एक कॉशियस एग्जिट प्लान होगा, किस तरीके से वो धीरे धीरे करके जो मेजर्स हैं वो कम किए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आज के बारे में, कल के बारे में और आने वाले समय के बारे में भी सोचता है। एक साल बाद की बात भी कर लें तो उसके लिए भी लॉन्ग टर्म की भी बात जो है वो गवर्नर ने की कि वो भी सोच उन्होंने रखी हुई है। साथ ही जिस तरीके से प्रेशर पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर में, गवर्नर ने साफ कहा कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक स्ट्रेस टेस्ट ले लें कि किस तरीके से उनके असेट क्वालिटी पर, लिक्विडिटी पे, एक तरीके से बैलेंस शीट के ऊपर में असर पड़ रहा है। और ये सब जो इसका रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, उसके ऊपर में मेजर्स ले लें, पॉसिबल मिटिगेशन मेजर्स ले लें कि किस तरीके से वो डील करें। सराहना भी की उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की, किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया है, ऑपरेशन चलते रहे ऐसे समय में भी, इस चीज़ की भी सराहना की है। लेकिन साथ में ये भी एक बात बताई साफ की कि बैंकिंग सिस्टम पे ये कोविड सिचुएशन की वजह से जो बैलेंस शीट है और जो कैपिटल्स है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा, इरोजन्स भी हो सकते हैं कैपिटल्स के। तो इसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स हैं बैंकिंग सिस्टम के पास में, वो रेडी रहने चाहिए। और प्रोएक्टिवली बैंक्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनबीएफसीज के लिए भी उन्होंने बात की, जो बड़े एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, वो अपने लिए एक तरीके से एक प्लान रेडी करें कि किस तरीके से वो जो प्रॉब्लम है, समस्या आए तब नहीं, पहले ही उसे पहचान लें, पहले ही उसका समाधान करने की, सोल्यूशन करने की एक तरीके से पूरा प्लान तैयार कर लें, ढांचा तैयार कर लें कि आने वाले समय में वो रेडी रह सकें। बिल्कुल, जो कोविड संक्रमण का काल है वो मानकर चल रहे हैं कि इस साल के आखिर तक तो रहने ही वाला है। ऐसे में जब आरबीआई ने कहा है कि छोटे कर्जदार जो खासकर हैं उनके लिए ब्याज दरों में कटौती की जाएगी और उन्हें फौरी तौर पर राहत दी जाएगी, निश्चित रूप से उन कर्जदारों के लिए राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया शामा इस जानकारी के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अपने 2 संदिग्ध पूर्व परमाणु स्थलों तक पहुंच देने और स्थलों के निरीक्षण कराने पर सहमत हो गया है। ये 2 पूर्व संदिग्ध परमाणु स्थल राजधानी तेहरान के पश्चिम स्थित कराज और मध्य ईरान के इस्फहान के नजदीक मौजूद हैं। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि ईरान परमाणु सुरक्षा उपायों से संबंधित बकाया मुद्दों को हल करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय के तहत ऐसा कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच परमाणु स्थलों तक पहुंच और निरीक्षण को लेकर 1 महीने तक चले गतिरोध के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक की तेहरान यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने IAEA प्रमुख से कहा है कि ईरान UN परमाणु प्रहरी के साथ अपना सहयोग जारी रखेगा। रूहानी और ईरान के परमाणु प्रमुख अली अकबर सालेही ने तेहरान में IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी से मुलाकात की। और करीबियाई देश हैती में विनाशकारी तूफान लौरा ने काफी कहर बरपाया है। तूफान के कारण घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। टेक्सास और लुइसियाना से लाखों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, वहीं 198 परिवार बेघर हो गए हैं। इससे पहले 5 लोग लापता हुए थे, जिसमें एक महिला भी शामिल है। और रूस ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। रूस ने एक और कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। रूस सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में कोविड-19 के खिलाफ एक दूसरे टीके को मंजूरी देने की तैयारी में है। रूसी उप प्रधानमंत्री तातियाना गोलिकोवा ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि साइबेरिया में वेक्टर वायरोलॉजी संस्थान द्वारा विकसित वैक्सीन के प्रारंभिक चरण के परीक्षण सितंबर के अंत तक पूरे हो जाएंगे। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में ही रूस 2 महीने से कम समय के परीक्षण के बाद कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए अपनी पहली स्पुतनिक 5 वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी बताया है, लेकिन दुनिया के
कई विशेषज्ञों ने इस वैक्सीन पर संदेह जताते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन के लिए सभी आवश्यक परीक्षण नहीं किए गए। और फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूलों में 11 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फ्रांस में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 16 मार्च से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जहां 1 सितंबर से 12 मिलियन से ज्यादा छात्र स्कूल वापस जाएंगे। इससे पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार एक नए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बचना चाहती है। वहीं एक वरिष्ठ सलाहकार ने चेतावनी दी थी कि नवंबर में देश में कोरोना की दूसरी लहर आने की संभावना है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। खेल जगत की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव। गौरव, क्या कुछ खास है आज खेल की दुनिया में? शुक्रिया रजनी। खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे टेनिस की दुनिया के साथ, जहां विश्व नंबर 10 महिला टेनिस खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका ने न्यूयॉर्क में हो रहे वेस्टर्न एंड सदर्न टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने ये कदम नस्लीय असमानता के आधार पर लिया। गौरतलब है कि अमेरिका के विस्कॉन्सिन में बीते रविवार को 2 पुलिसकर्मियों ने 29 साल के अश्वेत जैकब ब्लैक को गोली मार दी थी। बात करते हैं टेनिस की ही। विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जहां अब उनका सामना स्पेन के रॉबर्टो बाटिस्टा एग्यूट से होगा। जोकोविच ने जर्मनी के जैन लेनॉर्ड स्ट्रफ को 6-3, 6-1 से शिकस्त देकर अंतिम 4 में जगह बनाई। टेनिस के बाद बात करते हैं क्रिकेट की, जहां वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ब्रावो ने अपने 459वें मैच में ये कमाल किया। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के लसित मलिंगा हैं। उन्होंने 339 मैचों में 389 विकेट चटकाए हैं। तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के ही ऑफ स्पिनर सुनील नरेन हैं। अब बात कर ले रैंकिंग की, तो ओडीआई रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 2 स्थानों पर कब्जा अपना बरकरार रखा है। आईसीसी की ओर से बुधवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में विराट और रोहित पहले और दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान एरॉन फिंच तीसरे स्थान पर हैं। वनडे गेंदबाजों की सूची में देश के जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर मौजूद हैं। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रजनी के पास। शुक्रिया गौरव आपका खेल की इन खबरों के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बैक टू विलेज कार्यक्रम काफी सफल होता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को हर गांव में जन जन तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत हर पंचायत में कई योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उधमपुर जिले में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जीविका कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की उधमपुर से ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई जीविका प्रोजेक्ट यहाँ के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना से न सिर्फ यहाँ के किसानों की आमदनी में कई गुना तक इजाफा हुआ, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिला है। जीविका प्रोजेक्ट एक ऐसा है, जैसे हमारा पंचायतों में जो लोग खेतीबाड़ी करते थे तो धीरे धीरे वो कम हो रहा था। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ये स्कीम लॉन्च हुई है, ये हमारे 2 डिपार्टमेंट ने मिलके ये प्रोजेक्ट बनाया। एक एग्रीकल्चर वालों ने जो मटेरियल दिया, जैसे पानी का पांड बनाया। दूसरा हमारा रूरल डिपार्टमेंट है, उन्होंने मनरेगा में जो हमारी लेबर थी उन्होंने काम किया। पहले जहां किसानों के पास साल में सिर्फ 2 फसल उगाने का ही विकल्प था, वही किसान अब हर महीने सरकारी मदद के जरिए नए तरीके से खेती बाड़ी कर कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। ये जीविका प्रोजेक्ट सर जो लाया गया है, इससे हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो छोटे लड़के हैं जो खेती में काम नहीं करते थे, उससे उनका भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ा है। और इससे हमारे जो किसान भाइयों की जो है इनकम, मैंने पहले भी बताया कि 5-6 गुना ज़्यादा बढ़ी है। पहले हम इधर में गेहूँ मक्की लगाते थे, उसमें हमें सिर्फ 2-3 हज़ार का फ़ायदा होता था। इस बार हमने पहली बार हमें टमाटर की सब्ज़ी मिली है कनाल में, जिससे हमें 3-4 गुना इसका फ़ायदा हुआ। जीविका योजना के तहत इस पंचायत में एक तालाब का निर्माण किया गया। मोटर पंप के जरिए नहर से उसमें पानी भरी गई। तालाब से सभी खेतों में वाटर टैंक तक पानी पहुंचाई गई और इसके बाद खेतों में ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया गया ताकि पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो।
कोई नया प्रोजेक्ट लगाया जाए और इसमें अभी दुगना में फ़ायदा हो रहा है। यानी कि पहले मक्की और गेहूँ लगाते थे और अभी तो इससे डबल हो गया हमारा। तो जो बेरोजगारी थी थोड़ी बहुत वो भी दूर हो गई है। अभी तो काम ठीक चल रहा है। फरवरी 2020 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट आज इस गांव की खुशहाली और किसानों के चेहरे पर कई सालों बाद मुस्कान लेकर लौटा है। इस प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए जिला प्रशासन इसे कई अन्य पंचायतों में भी शुरू करने जा रही है। उधमपुर का ये मल्हार गांव, जहां किसानों को साल में सिर्फ 2 फसलों का ही फायदा होता था, यानी जो आमदनी थी वो तकरीबन एक सीजन में 3 से 4 हजार मकई या फिर गेहूं से। लेकिन अब इस जीविका प्रोजेक्ट के आ जाने के बाद यहाँ पर जो किसान हैं वो सब्जियों के जरिए हर सीजन में 7 गुना से 8 गुना ज़्यादा का आमदनी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित करता है कि केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, मल्हार गांव, उधमपुर। तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं और पिछले 1 साल से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में तेजी आई है, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में। कश्मीर के आकांक्षी जिले कुपवाड़ा में वर्षों से लंबित पड़ा 100 बिस्तरों का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां तैयार होने के बाद इलाज के लिए खोल दिया गया है। वहीं 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसका लाभ कुपवाड़ा के अलावा आसपास के इलाकों के लोग भी उठा रहे हैं। देश के 119 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की पहल पिछले वर्षों में तेज हुई है। पंचायती राज कायम होने के बाद वादी के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी विकास के कार्यों में तेजी आई है। कुपवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से विस्तार हो रहा है। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न केवल बनकर तैयार है, बल्कि दिन रात इलाज के लिए खुला भी हुआ है। 100 बेड वाले इस हॉस्पिटल का निर्माण करीब 8 साल से लंबित था, लेकिन पिछले 1 साल में प्रशासन की मुस्तैदी से काम रिकॉर्ड गति से हुआ और गत 18 जुलाई में उद्घाटन के बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस हॉस्पिटल में 100 बेड की क्षमता के साथ साथ डायलिसिस और सीटी स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ भी यहाँ के मरीजों को दिया जाता है। जो हमारे लोग पहले कुपवाड़ा से बाहर जाते थे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए, वो यहाँ पे उनको अब डोर स्टेप पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की डेट में हमारे पास अराउंड 70 पेशेंट्स रजिस्टर्ड है, जिनमें 2 शिफ्ट्स में हम डायलिसिस कर रहे हैं। 25 पेशेंट्स की डायलिसिस यहाँ पे होती है आजकल। सीटी स्कैन फैसिलिटी फर्स्ट टाइम इन द डिस्ट्रिक्ट, वो भी पिछले 1 साल में यहाँ पे शुरू हो गई, पहले नहीं होती थी। उससे भी लोगों को बहुत फायदा मिल गया। इस हॉस्पिटल में कुपवाड़ा से ही तकरीबन 5000 मरीजों को प्रतिदिन इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा दूरदराज इलाके माछिल, करना, जुमागुंड से भी मरीज यहां आते हैं। पहले इन्हें गंभीर बीमारियों के लिए श्रीनगर या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था, जिससे पैसा तो ज्यादा लगता ही था। कभी कभी इलाज में देरी होने से गंभीर स्थिति भी पैदा हो जाती थी। लेकिन अब किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए इन्हें सारी सुविधाएं किसी वरदान से कम नहीं लग रही। यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है इसमें। हाँ, पहली बात सफाई की है, फिर डॉक्टर्स भी है, अच्छे ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हर चीज़ अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, दवाई शवाई देता है, मौके पर लिख देता है, दवाई शवाई देता है सर। लोगों को श्रीनगर जाना पड़ता था और धक्के खाने पड़ते थे, उधर डेरा नहीं मिलता था वगैरह, गरीब लोग जाते थे तो परेशान हो जाते थे उधर। तो यहाँ बहुत फैसिलिटी हुई है इस चीज़ों से। इसके अलावा भी जिले भर में प्राथमिक चिकित्सा सेवा केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे किसी छोटी बीमारी का इलाज भी घर के पास तुरंत हो सके। कोविड महामारी के मद्देनजर भी इन स्थानीय केंद्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। जाहिर है प्राथमिक सेंटर की सक्रियता के कारण लोगों को इस दौर में भी इलाज के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। पिछले साल से कुपवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल बदलाव आया है। 100 बेड वाला ये हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तैयार हो गया है। अब यहाँ के मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ता, उनका समय और श्रम बचता है और किसी भी इमरजेंसी में उनकी जान बचने की ज़्यादातर गारंटी रहती है। कैमरामैन सौरभ के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, कुपवाड़ा। विकास की राह पर आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर। और मिड डे प्राइम में आज के लिए इतना ही। हम जीएसटी परिषद में होने वाले फैसले पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।